तो निकाय का रण पूरी तरीके से सज चुका है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 2 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत में वोटिंग की जा रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से कतारों में जहां वोटर्स हैं वो लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अय्या की बात की जाए तो 1 बजे तक 38.40% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। तो कितने प्रतिशत वोट यहां पर हुए हैं उसकी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही 1 बजे तक क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रही। गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली जाए, 1 बजे तक 42.44% वोटिंग हुई है। अमेठी में 1 बजे तक 37.35%। बस्ती की बात की जाए तो 33% यहां मतदान हुआ है। 1 बजे तक का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद की बात कर ली जाए, कासगंज में भी यहां पर वोटिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 40.31% यहां वोटिंग। चित्रकूट में 1 बजे तक 35.83% मतदान हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, आपको बता दें कि तमाम जो वोटर्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 9 मंडलों के 38 जिले जहां पर वोटिंग हो रही है। ये छोटी सरकार किसकी होगी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां पर तमाम दिग्गज नेताओं को हमने देखा पहले किस तरीके से वो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाल रखी थी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी इसीलिए है क्योंकि इस बार आपको बता दें कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दम पर यह चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया। इसलिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा एक तरीके से कहा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन कहां कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है उसकी लगातार जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और आपको बता दें 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। 95 नगर पालिका है, 268 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हो रही है। बुलंदशहर की बात कर ली जाए, 41.54% यहां वोटिंग हुई है। जबकि तो इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। चुनाव मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप है और इसको देखते हुए हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर अमेठी से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक युवक को हिरासत में लिया गया है। चुनाव मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने पर यह हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जगह जगह से इस तरीके की खबर आ रही है कि फर्जी वोटिंग कहीं पर हो रही है, कहीं ईवीएम खराब हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप, और इसको देखते हुए यहां पर हिरासत में लिया गया है। किस तरीके से चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, पुलिस इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार अपनी निगरानी में चुनाव करा रही है। इसी बीच यहां पर खबर निकलकर सामने ये आ रही है, बड़ी खबर कि एक युवक को हिरासत में लिया गया है। चुनाव मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप इस युवक पर है और इसको लेकर हिरासत में लिया गया है। अब इस युवक से पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा। लेकिन अमेठी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि निकाय चुनाव और इसको लेकर मतदान प्रक्रिया चल रही है। आज शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किस तरीके से शांतिपूर्वक मतदान कराया जाए। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक युवक को यहां हिरासत में लिया गया है। इस युवक पर आरोप है कि चुनाव मतदान प्रक्रिया प्रभावित कर रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। फर्जी आधार कार्ड बना रहे युवक को हिरासत में लिया गया है। बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड और वोटर पर्ची बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोनी बॉर्डर थाना इलाके की विकास कुंज कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर किस तरीके से गाजियाबाद से खबर, जहां एक युवक को हिरासत में लिया गया है। फर्जी आधार कार्ड बना रहे युवक को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर बहस भी अब छिड़ गई है कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो फर्जी वोटिंग करा रही है। और इसको देखते हुए अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस भी है और ऐसे में यहां पर एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है। फर्जी आधार कार्ड बनाने का इस पर आरोप है। पूछताछ की जाएगी और इस युवक के साथ और कौन युवक है इसके बारे में भी जांच की जाएगी।
तो ये बड़ी खबर और तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड बना रहे युवक को हिरासत में लिया गया है। बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड और वोटर पर्ची भी इसके पास से बरामद की गई है। यानी कि यहां पर पूरी तरीके से ये युवक फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। यात्राम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। यात्राम, क्या कुछ जानकारी इस युवक के बारे में, क्या अभी तक कोई डिटेल्स निकलकर सामने आ सकी है? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत की थी कि बूथों पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और फर्जी आधार कार्ड बनाकर उनसे वोटिंग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस और चुनाव आयोग का उड़न दस्ता है वो वहां पर पहुंचा और उसने जब पूछताछ की और देखा तो काफी संख्या में जो आधार कार्ड थे वो मिले। और जब उनको ऑनलाइन चेक किया गया, वो आधार वोटर आई कार्ड से ना तो लिंक थे ना ही किसी प्रकार का उनका जो ऑनलाइन डाटा था वो दिखाई दे रहा था। तो इस सूचना पर जब जांच की गई तो वो आधार कार्ड सारे फेक पाए गए। फिलहाल जो चुनाव आयोग की टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो युवक है उससे बातचीत की जा रही है कि आखिर किसके इशारे पर यह पूरा काम हो रहा था, क्योंकि लगातार सुबह से ही एक शिकायत आ रही थी कि फर्जी जो आधार कार्ड है उनके आधार पर फर्जी वोटिंग की जा रही है और एक खास जो प्रत्याशी है उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग की टीम पहुंची, पुलिस पहुंची और फिलहाल जो इन फर्जी आधार जितने भी बरामद है और जो आधार कार्ड है वो कहां पर है, कितने आधार हैं फर्जी जो बन चुके हैं जिन पर अभी तक किसी तरह का वोटिंग ना हुई हो, तो प्रशासन की कोशिश यही है कि उन फर्जी आधार पर जो वोटिंग होने वाली है वो ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन क्या इस बारे में पुख्ता जानकारी मिल सकी है कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये फर्जी आधार कार्ड दे चुका है और फर्जी पर्चियां बांट चुका है? क्योंकि इस युवक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसे में देखिए वोट की जो प्रक्रिया है जो शुरू हुई है वो सुबह 7 बजे से हुई है। तो क्या इस बारे में कोई डिटेल्स निकलकर सामने आ सकी है? बिल्कुल, देखिए जो आधार कार्ड हैं वो जो पकड़े गए हैं उनको सबसे पहले जो पुलिस जो तमाम लोग हैं वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि जो आधार कार्ड है उससे काफी संख्या में जो वोट है वो डाली गई है और जो आधार है इसको कहां से मिले, कौन किसकी शय पर ये फर्जी आधार छापे जा रहे थे और अब तक जो वोट है वो कितनी डल चुके हैं आधार कार्ड के हिसाब से और आने जो वोट है अन्य जो बूथ हैं क्या वहां पर भी इसी तरह का खेल चल रहा है या दूसरे जो वार्ड प्रत्याशी हैं वहां पर फर्जी आधार के आधार पर वोट डाली जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस है वो जांच कर रही है और इस बात को देख रही है कि आखिर कितने वोट डल चुके हैं और कितने वोट डलना अभी बाकी है और जो वोट नहीं डले हैं उन वोटों को ना डलने देना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल चुनौती है और कितने वोट्स डल चुके हैं इसके बारे में भी पता लगाना उतना ही मुश्किल है और ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ करती है। लेकिन इस युवक के बारे में क्या डिटेल मिल चुकी है? ये युवक कहाँ का है, कहाँ रहता है, इस किसके इशारों पर काम कर रहा है, ये तो अभी जांच का विषय, इसकी जांच की जाएगी। युवक के बारे में कोई डिटेल? देखिए, जो पुलिस है उसका यही कहना है कि युवक, हालांकि अभी तक उसने ऐसी कोई बात नहीं कही, ना किसी का नाम लिया है, लेकिन जो पुलिस है वो इस बात को लेकर पूछताछ कर रही है कि किस प्रत्याशी के कहने पर या किसको फायदा पहुंचाने को लेकर ये युवक काम कर रहा है। लेकिन इन सभी चीजों से अलग एक, हालांकि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन पहले ही जो प्राथमिकता है पुलिस की वो यही है कि जो फर्जी वोटर्स वोट डालने के लिए आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं उन सभी को रोकना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो पुलिस का फोकस इस बात को लेकर है। हालांकि जो युवक है वो कौन है, किसके इशारे पर ये काम कर रहा है, इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है और अधिकारियों का यही कहना है कि इस पूरे मामले का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। बिल्कुल यात्राम, और देखिए क्योंकि हम बीते दिनों खबरें भी देख रहे थे और इस बीच की चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। आज भी कई जगहों से खबरें ये निकलकर सामने आई है कि दिल्ली से, क्योंकि गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है और ऐसे में खबर सुबह सुबह ये भी आई थी कि सीलमपुर और दिल्ली के आसपास के इलाकों को फर्जी पर्चियां बांटकर यहां पर वोटिंग कराई जा रही है। इस तरीके के बीएसपी पर आरोप लगे थे। इसको लेकर बीएसपी का क्या स्टैंड है, बीएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
देखिए, जहां तक फर्जी जो स्लिप हैं और उनके आधार को लेकर बात है, तो मैं बता दूं कि जितने भी बूथ पर पीठासीन जो अधिकारी बैठे हैं, उन सबका काम यही है कि वो क्रॉस चेक करके जो भी पर्ची लेकर आए हैं या आधार लेकर आए हैं, उनको क्रॉस चेक किया जाए और क्रॉस चेक करने के बाद ये तस्दीक किया जाए कि वोटर असली है या फिर नकली है। उसी के बाद जो है उनको वोट डालने की इजाजत दी जा रही है। जहां तक बीएसपी की बात है, तो बीएसपी ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि उनका इस मामले से कोई मतलब नहीं है। वो कौन युवक है जो फर्जी आधार पर वोट डलवा रहा था, वो उसे नहीं जानते हैं। हालांकि ये काम पुलिस का है कि वो पता लगाए कि वो किस प्रत्याशी को लेकर फायदा पहुंचाने को लेकर काम कर रहे थे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बिल्कुल अगर इस वक्त चुनाव के लिहाज से बात कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर चलिए युवक जो है वो गिरफ्तार हो गया है, यहाँ पर पुलिस जांच करेगी, जो निकलकर सामने आएगा वो देखना होगा, उस पर नजर बनाए रखिएगा आप भी। लेकिन अगर चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो टक्कर किसके बीच में लग रही है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, सुबह से ही जिस समय वोटिंग शुरू हुई उसके बाद से जो लोनी का माहौल है, हालांकि लोनी का माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है और गाजियाबाद जो पुलिस है उसने 2 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए थे जिसमें खोड़ा और एक लोनी, ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे थे जो कि संवेदनशील माने गए थे और ये भी माना गया था कि यहाँ पर जो तनाव है, वोटिंग है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो सकती है। तो पुलिस पहले से अलर्ट थी, लेकिन फिर भी लोनी के अंदर जो भाजपा के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर और बसपा के नेता असद अली, उनके बीच काफी तीखी बहस हुई और काफी झड़प की भी वीडियो वो सामने आई। तो कुल अभी फिलहाल जो स्थिति की बात करें तो तनावपूर्ण स्थिति बनी है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि किसी भी तरह की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि जो जोर की अगर बात करें, जो एक आंकड़े की अगर बात करें, मुद्दों की बात करें, तो जो लोकल मुद्दे हैं, हालांकि जो लोग हैं उनका कहना है कि जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर ही हम लोग वोट डालेंगे। तो ऐसे में फाइट की अगर बात करें तो गठबंधन की प्रत्याशी जो रंजीता धामा है और जो बीजेपी के मावी हैं, उनके बीच में जो मुकाबला है वो नजर आता जा रहा है और उनका यही कहना है कि जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर वोट किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी नजर बनाए रखिएगा, इसमें जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो पूरी तरीके से जो रण है वो सज चुका है। गाजियाबाद में एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि वो फर्जी पर्ची बना रहा है और इसके साथ ही आरोप ये भी है कि वो फर्जी आधार कार्ड बना रहा है। बहरहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ अरविंद जयतिलक जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो जुड़ गए हैं और इसके साथ ही अभिषेक वाजपेयी जो कि सपा प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। इसके साथ ही हमारे एक संवाददाता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद तारिक। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अभिषेक, क्या कुछ उम्मीदें आपके पास हैं? क्योंकि इस वक्त पूरी तरीके से ताकत तो बीजेपी ने भी पहले झोंक ली, कई ऐसी रैलियां जो करते वो नजर आए, लेकिन सपा भी पूरी तरीके से इस बार मुस्तैद नजर आई है, रैलियां उन्होंने करी है। इस बार क्या उम्मीद? बड़ी चीज की आपने अभी एक उपयोग किया कि इस बार क्या होगी। देखिए, हम तो हमेशा से अपनी उम्मीदों को कायम रखते हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्यार हमेशा से हमारे साथ है और साथ ही रहेगा। और जहां तक निकाय चुनाव की बात है तो ये देखिए, निकाय चुनाव जो है वो गली मोहल्लों से लेकर के प्रदेश स्तर तक जाते हैं। तो हमने जो जनता तक अपनी बातों को पहुंचाया है, सरकार के द्वारा जो काम किए गए उनको बताया गया है, उसमें कैसे उन्होंने घोटाले किए हैं उसको बताया गया है, जो कूड़ा प्रबंधन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक शहर की, मेयर की जिम्मेदारी होती है कि कैसे उसको निस्तारण कराया जाए। तो आपने देखा कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी इस समय बैठा हुआ हूँ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पूरे यूपी में बल्कि 3 कंपनियां जो प्राइवेट थी वो चेंज कर दी गई, क्योंकि कूड़ा प्रबंधन के लिए जो बजट होता है वो बजट के अनुसार पैसा ही नहीं दिया जा पा रहा था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। दूसरी चीज अगर आप देखिए कि जो हम और आप जो लोग बैठ करके हाउस टैक्स देते हैं, तो हाउस टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी निगम को चलाने के लिए। तो वहां पे आपने देखा कि करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए हाउस टैक्स के नाम पे। ये सब आप मीडिया ने चलाया, इस पे भी हम बिल्कुल चर्चा हमने जनता से की है, बात की है। और जो आप देखिए कि जो अमृत योजना के अनुसार जो हर जगह पे सिविल लाइंस की बिछाने का काम चल रहा था,
उन कामों को किया तो जा रहा था, लेकिन कहीं पे गड्ढे खुले छोड़ दिए गए थे, या फिर जो काम किए गए थे वो आधे अधूरे छोड़ करके पूरे हर एक जगह की, चाहे लखनऊ से लेकर के हर एक जगह पे आप देखेंगे अव्यवस्था का पूरा रूप ले रखा था। जो वहां के पार्षद और मेयर की जिम्मेदारी होती, उन सब के रिगार्डिंग भी हमने जनता से बात की, और हमने उन चीजों के लिए भी बात की जो प्रदेश सरकार ने, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा कि बिजली विभाग में लोगों के जो भविष्य निधि फंड का घोटाला हो गया, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। और जो कोरोना काल में जो डॉक्टर्स, हम क्योंकि भगवान के बाद अगर किसी को भगवान मानते हैं तो वो माँ को दर्जा देते हैं या तो डॉक्टर्स को दर्जा देते हैं भगवान के रूप में। तो आपने देखा कि जो होम्योपैथिक की छात्रवृत्ति घोटाला किया वो भी इस सरकार ने किया। तो हमने हर एक पैमाने को लेकर के, चाहे वो गली मोहल्ले से लेकर के प्रदेश स्तर के जितनी भी चीजें थे, उनको लेकर के जनता के बीच में अपनी बातों को कहा है। और बिल्कुल हमें बिल्कुल यकीन है कि हर जगह पे हमको प्यार आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और आज के दिन पे भी मिल रहा है। हमें बिल्कुल यकीन है, अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं बिल्कुल, क्योंकि यही पैरामीटर्स आने वाले दिनों में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो अपनी कमर कस चुका, निकाय चुनावों से लेकर के लोकसभा चुनावों तक के लिए हर व्यक्ति ने कमर कस चुकी है। क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 में आप देखेंगी भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नाको चने चबवाने का काम करेगा और उसको उत्तर प्रदेश से कम सीटों पे रखने का काम समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करेगा। तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि असलियत क्या है। चलिए, असलियत क्या होगी वो तो जब रिजल्ट आएगा 13 तारीख को, सबको इंतजार है कि जब वो रिजल्ट आएगा तो वो देखना भी होगा। हमारे साथ अभिषेक जी तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। क्या कुछ लग रहा है अरविंद जी, क्योंकि एक तरफ तो सपा है जो कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ खामियां हैं, दूसरी तरफ सपा जब आएगी सत्ता में तो वो क्या कुछ करेगी, क्योंकि ये जो है निकाय चुनाव जो है वो जमीन पर किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं इसको देखा जाता है। तो जमीन पर किस तरीके से रोड बनी है, किस तरीके से लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी का एक मुद्दा है वो भी सपा के द्वारा उठाया जा रहा है। क्या लगता है इस वक्त क्या होने वाला है? क्या बीजेपी जो अपनी जीत का दम भर रही है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आएगा? सपना जी, देखिए, आमतौर पे नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो सत्ताधारी पार्टी का ही चुनाव माना जाता है। और पिछली बार आपने देखी कि अलीगढ़ मेरठ को छोड़ करके सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में डालने में सफल रही। अब इस बार जो है, चूंकि जिन 7 नगर निगमों के चुनाव आज हो रहे हैं उसमें अलीगढ़ मेरठ में पिछली बार बसपा जीती थी और बसपा का सीधा मुकाबला भाजपा से था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं और समाजवादी पार्टी से उसका सीधा टक्कर माना जा रहा है। देखिए, यह चुनाव परिणाम जो भी होगा इसके ढेर सारे अपने निहितार्थ होंगे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव सन्निकट है। राजनीतिक जो परिणाम जो उसके आएंगे, निसंदेह वो धारणाओं के तौर पे सभी राजनीतिक दल स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक ध्यान देना होगा कि जिन 38 जो जिलों में चुनाव हो रहा है, अगर इसमें से अंबेडकर नगर को निकाल दीजिए तो 37 जो जिले हैं सभी में भाजपा के सांसद हैं। अंबेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी का है, यानी उन सांसदों का भी लिटमस टेस्ट होगा। लगभग 1/3 जिलों से मंत्री हैं, उन मंत्रियों का भी लिटमस टेस्ट होगा। यहाँ 2-3 बातें गौर करने वाली है। आपने देखा कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कई जिलों में समाजवादी पार्टी जो है भाजपा का जो है एक भी खाता नहीं खुलने दी, जैसे आजमगढ़ रहा, आपका बलिया रहा, मऊ रहा। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो नगर पालिका का अध्यक्ष जो होता है, एक भी सीट आजमगढ़ में, औरैया में, इटावा में, मेरठ में, मऊ में, बलिया में पिछली बार एक भी नगर पालिका का अध्यक्ष चुनाव नहीं जीत पाया। तो भाजपा के लिए जो है कमल खिलाने की एक चुनौती बनी हुई है। दूसरी चीज यह भी माना जा रहा है कि इसके जो चुनाव परिणाम होंगे वह कहीं ना कहीं दोनों दलों के, मैं तो कहूँगा कांग्रेस बसपा के लिए भी, कि उनके बूथ स्तर पर कितनी मजबूती है। यह बूथ स्तर की मजबूती ही जो आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसको जो है काफी कुछ जो है स्पष्ट कर देगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 1,73,000 बूथ है और उसमें जो है माना जाता है कि 20-22 हजार जो बूथ ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी दयनीय स्थिति में है, क्योंकि वहां पे यादव, मुस्लिम, दलित मतदाता सर्वाधिक है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कुछ जिले ऐसे हैं जहां भाजपा बड़ी कमजोर है,
जैसे नगीना है, अमरोहा है, सहारनपुर है, बिजनौर है, फिर इधर आप श्रावस्ती है, अंबेडकर नगर है, फिर आप देख लीजिए जो यादव लैंड कहा जाता है, अब तो मैनपुरी भी सपा के कब्जे में हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ गई है, लेकिन मेरा मानना है कि नगर निगम में सर्वाधिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ही एक बड़े दल के रूप में उभरेगी। इसलिए कि देखिए 2012 में जब वो सत्ता में नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, बावजूद इसके जो है 10 सीटें नगर निगम के जीतने में कामयाब रही और 2 पर निर्दलीय जीते थे। तो ये जो शहरी इलाका है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्डर बेस माना जाता है और अमूमन वो सफलता हासिल कर लेती है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में जो है काफी कुछ इसका जो है असर देखने को मिलेगा कि वह कितना जो है सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, कितना पर्कुलेट की है और जो है कितना वहाँ के लोग जो है सरकार के कार्यों से संतृप्त है। तो अब काफी कुछ जो है इसी पर निर्भर करेगा। सपना जी। बिल्कुल, कई ऐसी चुनौतियां हैं। हालांकि देखिए सेमीफाइनल माना जा रहा है निकाय चुनाव, और निकाय चुनाव में जीत होगी तो उसमें देखना होगा कि किसकी जीत होगी। हालांकि इसका फैसला 13 को जरूर आएगा। लेकिन मेरठ से मोहम्मद शाहिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताहिर माफ कीजिएगा। हापुड़ में इस वक्त कैसी हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने तमाम वोटर्स, और ऐसे में क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी के साथ ही समीकरण क्या कुछ कह रहा है? जी, हापुड़ में 3 नगर पालिका व 1 नगर पंचायत के लिए चुनाव प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है। लोग अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जाए हापुड़ के, जब हम जिस बूथ पर खड़े हैं, ये जो है जैन कन्या इंटर कॉलेज है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोगों को ये आ रही है कि यहाँ लोगों की वोट, जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वोट कट गई है। कुछ लोगों के नाम भी मिसमैच हो रहे हैं आधार कार्ड से, उनको भी वापस भेजा जा रहा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर जो वोट काटी जा रही है, जिस तरीके से यहाँ वोट काटी गई है, तो यहाँ कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका और आपने वोट डाली, क्या समस्या आपको आई? मेरा नाम इरशाद है और मैं वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं 25 साल से वोट करता हूँ इरशाद के नाम से। अब मेरा नाम बदल के इकराम आ गया है। अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि गेट पे खड़े होके पुलिस वालों ने कभी चेक इन की हो, वोट को देखा हो या आईडी देखी हो। अब की बार आईडी भी देख रहे हैं, वोट भी नहीं डालने दे रहे। अब मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि भैया मेरा नाम चेंज होकर आ गया है, इकराम नाम है, मेरे बाप का नाम यही है, मकान नंबर यही है, आधा मेरा वोटर आईडी कार्ड ये है। लगातार BLO घर घर जाकर लोगों की वोट ठीक कर रहे हैं, नाम ठीक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें लापरवाही रही है, जो आपने नहीं देखा। हमारी इसमें कोई लापरवाही नहीं है, BLO की लापरवाही है। या तो नाम गलत लिख के ले जाते हैं, आईडी सही लेते हैं, या तो पता नहीं क्या चल रहा है, क्या धांधलेबाजी, हम इसे नहीं जानते बिल्कुल। कितने लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जिनकी वोट नहीं डली है, नाम मिसमैच है या नाम गलत आ रहा है? देखो, मैं जब से आया हूँ मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया वोट डालने के लिए। हर तीसरे आदमी की यही शिकायत सुनते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से देखा है, अभी हर तीसरे आदमी की यही शिकायत है कि जी वहाँ जरा सा नाम, अभी भी मैं गेट पर खड़ा था, भैया मैच कर रहे थे, सिपाही खड़े हुए हैं कि जी काशिफ नाम है, उस लड़के का कासम लिखा हुआ है, तो उसको वोट नहीं डालने दे रहे कि नहीं तेरे तो भाई की वोट है। अब बताइए, अगर हमारा वोट का भी राइट नहीं रहेगा, हम वोट भी नहीं डाल पाएंगे, तो हम फिर कैसे क्या करेंगे हम लोग? जो लोग हैं यहाँ पर, उनका आरोप है कि यहाँ पर नाम जो है, जो पुलिसकर्मी हैं बाहर खड़े हैं, वो चेक कर रहे हैं और जो आधार कार्ड और पर्ची को देख रहे हैं, उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो यहाँ और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है और क्या दिक्कत है? सर मेरा नाम है रोहतास कुमार। सर प्रॉब्लम ये है, मान लो बाजी थी तो मान लो जैसे 12 वोट हैं तो 12 थी, 12 गायब हैं, तो हम खुद वोटिंग मैन है, हम खुद धर धर जा रहे हैं। वो हमारे पास में समस्या यही बता रहे हैं। तो पहचान पत्र तो है हमारा, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं वोटिंग के लिए तो उन्होंने वोटिंग वर्ष गायब है। BLO लगातार मतलब पहुंची हैं, घर घर वोट बनाई है, लोगों को जागरूकता भी किया है इस चीज़ के लिए, उसके बावजूद भी अगर वोट गायब है तो कहीं ना कहीं वोटर का भी कर्तव्य बनता है। नहीं सर, ऐसा है, मान लो जैसे थी वो उन्होंने जो कर्मचारी है उन्होंने तो लिस्ट के हिसाब से बनाई है वोटिंग, और जब वो वोटिंग यहाँ पे डालने आ रहे हैं तो पिता का नाम और है, लड़के का नाम और है, तो यहाँ पे वो वापसी जा रहे हैं। ये तो
जो यहाँ लोग मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में लोग, उनकी तादाद है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर उनकी वोट काट दी गई हैं। कहीं कहीं कुछ लोगों के पूरे परिवार की वोट ही जो है वो काट दी गई हैं, वोट नहीं आई हैं। इसके अलावा हापुड़ जो है पुलिस की अगर बात की जाए तो मुस्तैद है। गढ़, पिलखवा और हापुड़ में लगातार जो वोटिंग करने वाले लोग हैं उनके आधार कार्ड, उनके पर्चियों को चेक किया जा रहा है। इसी हिसाब से जो फर्जी वोट डाल रहे लोग थे, 26 लोगों को जो है हापुड़ पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ में 6 लोगों को जिनकी पर्चियां नकली थी, जिनकी पर्चियां अलग थी और आधार कार्ड में मिसमैच हो रहे थे। उसके अलावा पिलखवे की बात की जाए तो 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसके अलावा गढ़ की बात की जाए तो गढ़ में भी 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल पूछताछ की जा रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ अरविंद जी भी लगातार बने हुए। अरविंद जी, देखिए जगह जगह से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसे फर्जी वोटर्स हैं जो वोट डालकर निकल गए हैं और ऐसे में प्रभावित यहाँ पर चुनाव हो सकता है, क्योंकि पहले तो इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अगर ऐसे में कहीं पर किसी की गिरफ्तारी होती है जो फर्जी आधार कार्ड बनाता है, फर्जी पर्चियां बनाता है और उन पर्चियों को लेकर लोग जाते हैं फर्जी वोट डालने के लिए, तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? सपना जी, देखिए आमतौर पे जब चुनाव होता है तो स्थानीय स्तर पे एलआईवी भी काम करता है, स्थानीय प्रशासन भी काम करता है। बावजूद इसके अगर इस तरह के लोग जो है फर्जी पर्चियां बना रहे हैं और वोट दिलवाने में कामयाब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन की यह भूल चूक नाकामी ही कही जाएगी। मेरा मानना है कि अगर प्रशासन सतर्क हो तो इस तरह के जो है कारनामे को करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसकी जांच होनी चाहिए और मेरा मानना है कि निर्वाचन आयोग की भी इसमें अपनी एक भूमिका होती है। और अगर कहीं बीएलओ से चूक हुई है, जबकि जो आपके बता रहे थे कि वो कैंडिडेट जो है वो अपना सब डॉक्यूमेंट सही दिए, बावजूद इसके उसमें गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। देखिए हर स्तर पर जब मॉनिटरिंग होगी तब जाकर के व्यवस्था में सुधार होगा और जो है साफ और स्वच्छ जो है निर्वाचन हो सकेगा। तो ये इसके लिए कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए गुनाहगार माने जाएंगे। दूसरी चीज मेरा मानना है कि एक लोकतंत्र में जनता की भी जवाबदेही जिम्मेदारी होनी चाहिए। केवल सरकारी व्यवस्था पर ही जो है हम हर चीज को ठेल करके निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता ही होती है। तो जनता को भी कम से कम जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहा है, जहाँ पे बीएलओ काम कर रहे हैं, वहां जाकर के अपने हक के अधिकार की बात करे, उसको मॉनिटर करे, वोटर लिस्ट को देखे कि उसमें हमारा नाम है कि नहीं, परिवार का नाम है कि नहीं। अभी आपने बताया कि एक विधायक जी का ही नाम उसमें से गायब हो गया है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ से जो है एक किस्म से लापरवाही कही जाएगी, यह ठीक बात नहीं है जी। तो लापरवाही बहुत बड़ी, हालांकि जो भी इसका दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी और इसकी जांच भी की जाएगी, देखना होगा। एसके वाजपेयी संवाददाता लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मतदान केंद्रों पर ये तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ती है, तो क्या उत्साह अभी भी वैसा ही बरकरार लखनऊ में? बिल्कुल, लखनऊ में मतदान नहीं है और ये मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में है, कुछ अवध के जिले हैं और बुंदेलखंड के भी 4 से 5 जिले इस मतदान में आज दूसरे चरण में शामिल हैं। हालांकि अगर हम देखें तो कुल 38 जिले हैं, दूसरे चरण का मतदान है और मतदान प्रतिशत पर अगर हम नजर डालेंगे तो सुबह 9 बजे तक करीब 9.41% था। अगर हम उसके बाद 11 बजे की बात करें तो करीब 20% और अगर हम अभी की बात करें जो 1 बजे तक का अभी तक आया है, जो कि जारी हुआ है उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से, तो 30.80% है जो औसत मतदान है। अगर हम जिलों को देखें तो सीधे तौर पर जो एनसीआर के जिले हैं, नोएडा में फिर भी ठीक है, नोएडा गाजियाबाद करीब 40-41 के करीब हैं। वहीं अगर हम मेरठ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें तो यहां पर मतदान थोड़ा सा धीमा चल रहा है। हालांकि मौसम सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गर्म जरूर है, इसका भी काफी असर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग जो वोट डालते हैं वो थोड़ा जब
मौसम ठीक होता है उस समय ज्यादा निकलते हैं, जैसा कि हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं कि लगातार कहीं न कहीं जो मतदाताओं की लाइन्स हैं वो लगी हुई हैं। क्योंकि अगर हम इस पूरे चुनाव की बात करें, जो दूसरे चरण के 38 जिले हैं जिसमें से 7 नगर निगम भी हैं। हालांकि इसमें जो अलीगढ़ नगर निगम है वो बीएसपी के पास था। पिछली बार अगर हम देखेंगे तो कुल 16 नगर निगम थे, उन 16 में से 14 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, 2 पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी 0 थी। हालांकि इस बार 17 नगर निगम है, क्योंकि शाहजहांपुर एक नया नगर निगम बना है। इस बार कई जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद हैं या नगर पंचायत हैं, उनके नए गठन भी हुए हैं, कुछ के सीमा विस्तार हुए हैं। तो सीधे तौर पर बहुत सारे जो क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं इससे बदले हुए हैं। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत का सवाल है, तो अगर हम 1 बजे तक बात करें तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते कुछ जिलों को छोड़कर। जैसे अगर हम बस्ती की बात करें या जो दूसरे जिले हैं वहां पर 41, 42, 44 तक जा रहा है, जो कि काफी संतोषजनक है। क्योंकि अभी दोपहर का समय है और धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम ठीक होगा, क्योंकि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जो लोग 6 बजे तक लाइन में लगे रहेंगे वो वोट डाल सकेंगे। हालांकि 6 बजे के बाद कोई नया वोटर लाइन में नहीं लग पाएगा, जो लोग पहले से लगे होंगे वो वोट डाल सकते हैं। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो निर्वाचन में अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं उनको भी बहुत सारे दिशा निर्देश हैं कि लोग आते हैं तो उनको पूरी कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से वो दी जाए, उनका हैरेसमेंट ना हो। और कुछ एक जगहों से ऐसी भी शिकायतें हैं कि लोगों के वार्ड बदल गए हैं, मतलब वो किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, उनके नाम किसी दूसरी वार्ड में चले गए हैं। या फिर कई जगह ऐसी भी शिकायतें हैं कि कुछ लोगों के नाम वार्ड में कट गए हैं, कुछ लोगों के नाम मिस प्रिंट हो गए हैं, जिस वजह से भी कुछ एक जगहों पर समस्याएं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग लखनऊ से भी इन सभी 38 जिलों की जो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको भी मॉनिटर कर रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सुबह ही अपील की गई थी कि सभी लोग निकलें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम की तरफ से भी मतदान की अपील की गई है। जो विभिन्न नेता हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप वोट जरूर करें। आयोग की तरफ से भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो कोई कोशिश जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में भाग लें। ये अधिकारी भी सुनिश्चित करें, जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जाएं। कोशिश करें कि कोई असुविधा उनको मतदान केंद्र पर ना हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए पहुंच सकें। हालांकि थोड़ा मतदान दोपहर के वक्त में धीमा जरूर होता है, जब खासतौर पर जब गर्मियों का मौसम होता है, और कहीं ना कहीं अब वो प्रतिशत थोड़ा सा जरूर उम्मीद की जा रही है कि बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, शाम का समय हो रहा है, वैसे वैसे चीजें जरूर थोड़ा सा बेहतर होंगी और मतदान भी थोड़ा तेज होगा। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार जिलों को भी निर्देश भेजे जा रहे हैं, खासतौर पर उन जिलों को जहां से मतदान प्रतिशत कम है। जैसे अगर हम मेरठ की बात करें तो केवल 28% मतदान दोपहर 1 बजे तक था, तो वहां पर किस तरीके से मतदान को बढ़ाया जाए उसको लेकर भी कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि आयोग ने इन सभी 38 जिलों में आज अवकाश भी घोषित कर रखा है। लगातार अधिकारियों से कह रखा है कि इस दौरान जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे किसी तरीके का काम ना लिया जाए, क्योंकि उनको वोट डालने के लिए अवकाश दिया गया है। लोगों से आयोग अपील भी कर रहा है कि आप मतदान समय निकाल कर करें, क्योंकि अवकाश आपको दिया गया है तो उस अवकाश को घर पे ना मनाएं बल्कि वोट डालकर अपने अवकाश को मनाएं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। उम्मीद भी है कि अभी शाम होते होते, चूंकि 6 बजे तक का वक्त है और अभी टाइम है करीब 2.5 घंटे से ज्यादा का टाइम है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मतदान बढ़ने की जरूर उम्मीद की जा रही है कि वो वोटर जो अभी तक नहीं निकले हैं, जो सुबह वोट नहीं कर सके, दोपहर में गर्मी के कारण नहीं आए, तो वो वोटर्स अभी निकल सकते हैं। ऐसी उम्मीद आयोग में भी की जा रही है। वाजपेयी, आपसे मैं एक और सवाल लूंगी, बाकी उसके बाद में मेहमानों के पास आऊंगी। सवाल ये है, क्योंकि मतदान कम हो रहा है, ये दूसरे फेज का जो वोटिंग की जा रही है इस वक्त, लेकिन हमने पहला चरण भी देखा कि वहाँ कितनी कम वोटिंग हुई है। हालांकि दूसरे चरण के लिए ज़रूर ये अपील की गई सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी और तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से भी कि वो जाएं और वोटिंग करें। लेकिन अगर वोट प्रतिशत कम रहता है तो वो कितना प्रभावशील रहेगा और इसको नुकसान किसको हो सकता है?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं न कहीं वोट प्रतिशत का नुकसान, चूंकि इसको कहा नहीं जा सकता है कि किसको हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वोटर्स ज़्यादा संख्या में वोट करते हैं तो कहीं न कहीं सभी का प्रतिनिधित्व होता है, सभी चाहते हैं कि उनके चूंकि ये जो चुनाव है वो नगरीय निकाय है, तो इसमें स्थानीय इशू होते हैं, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी जैसे जो इशू हैं, सफाई इशू है, या जो नगरीय विद्यालय चलते हैं बच्चों के लिए वो इशू हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं नगरीय स्तर पर, वो कहीं न कहीं चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 नगर निगम इस दूसरे चरण में भी हैं, तो ये बहुत सारे जो विषय हैं वो नगर निगम भी इस बार इन 7 नगर निगमों में भी दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं, तो बहुत सारे इशू होते हैं, उन इशूज़ को लेकर लोग शिकायतें करते हैं, तो ये मौका भी होता है वोटर्स के लिए कि अपने मनपसंद के प्रत्याशी को वो चुने, उसको अपना प्रतिनिधि बनाएं, और जब वो वोट करेंगे तो सीधे तौर पर है कि वो प्रतिनिधि जिसको वो चाहते हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे नगरीय निकाय में, वो कहीं न कहीं चुनाव जीतेगा। हालांकि वोट कम करने से सीधे तौर पर कहीं न कहीं उन प्रतिनिधियों को ज्यादा फायदा मिलेगा जिनके वोटर्स सीधे तौर पर निकलकर बाहर आकर वोट कर रहे हैं, और जिनके वोटर्स निकल नहीं रहे हैं सीधे तौर पर उनका नुकसान जरूर होगा। यही एक वजह है कि आयोग की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न अधिकारी हैं उनकी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि आप निकलें, वोट करें, आपकी नगर की सरकार है और आप उसको बनाने में अपना योगदान दें। ठीक। अभिषेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए इस बार द केरला स्टोरी भी है, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ आए और उस दौरान ध्रुवीकरण का आरोप उन पर लगा, तो क्या लगता है कि द केरला स्टोरी इतनी इनफ है कि इसके चलते जो तुष्टीकरण है उसकी राजनीति जो हो रही है कि हिंदू वोटर्स उस तरफ चले जाएंगे, या ये इनफ है या काम जरूरी हो जाता है? क्योंकि देखिए अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं तो बहुत सारे मुद्दे जो कि सपा की तरफ से उठाए गए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, लेकिन वो सभी मुद्दे धरे के धरे रह गए क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट रहा वो सभी ने देखा। क्या लगता है कि सपा ने अपनी आवाज उतनी मुखर होकर उठाई है कि लोगों के जहन में ये बात आई हो और इसके चलते उनका रुख दूसरी तरफ चला जाए, सपा की तरफ? देखिए सपना जी, मुझे लगता है ये ऐसा आपका मानना है क्योंकि हर एक मुद्दा जरूरी होता है, और हमने, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हर एक मुद्दा जरूरी होता है और समाजवादी पार्टी ने जनता जनार्दन के मुद्दे को उठाया और उठाती रहेगी। और ऐसा आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिसका वोट प्रतिशत बताता है कि हमें कितना आशीर्वाद और प्यार दिया, वो बात अलग थी। देखिए लगभग 87 से 100 सीटें जो थे, लगभग हम 200 से 500 वोटों या 1000 वोटों के अंतर पे हम हारे, तो ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन वोट परसेंटेज शेयर बताते हैं कि हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्यार कितना मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि केरल की स्टोरी पे, देखिए लेकिन अभिषेक जी लेकिन एक सवाल जो था, लेकिन समय की क्योंकि कमी है, लेकिन सवाल ये था कि मुद्दे भले ही सपा की तरफ से तमाम उठाए गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं जनता तक वो मुद्दे नहीं पहुंचे, और यही वजह रही कि 2017-2022 में यहां पर प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है। हालांकि अब 2024 का चुनाव है और आने वाला विधानसभा चुनाव, इसकी तैयारी अभी से सपा को कर लेनी चाहिए। फिलहाल समय की कमी है, इसीलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही हमारे दोनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई। तो पूरी तरीके से जो रण है वो सज चुका है, और ऐसे में आपको बता दें कि सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, और ऐसे में देखना होगा कि 13 तारीख को क्या कुछ होता है, क्योंकि सभी की निगाह इस पर है। तमाम जो भी नेता है वो इस वक्त अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में दम है उसकी सच्चाई 13 को ही पता चलेगी। बहरहाल बस्ती से भी आपको बड़ी खबर बता देते हैं, चुनाव में बीजेपी नेता की गुंडाई आई सामने। आपको बता दें बीजेपी नेता अरविंद पाल की पुलिस और वोटर से नोकझोंक की खबर है। नोकझोंक के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बता दें कि यहां पर नोकझोंक की खबर सामने आ रही है, और मतदान डालने पहुंचे बीजेपी नेता ने खाकी पर हमला किया है। नगर पंचायत बनकटी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक है
अरविंद ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, नोकझोंक के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने का भी आरोप लगा है। मतदान डालने पहुंचे बीजेपी नेता ने खाकी पर हमला किया, ये जानकारी। और ये तस्वीर भी आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नोकझोंक यहां पर हुई। बस्ती से गुंडा यहां पर सामने आई है, ये बड़ी जानकारी बीजेपी नेता अरविंद को लेकर ये खबर है। आपको बता दें, मतदान डालने पहुंचे बीजेपी नेता ने खाकी पर हमला किया है, यह आरोप लगा है बीजेपी नेता पर। नोकझोंक के बाद से स्थानीय जनता का गुस्सा भी सामने आया। ये तस्वीर आप देखिए, नोकझोंक की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए पीलीभीत से खबर आपको बता देते हैं। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने मतदान किया है, वो तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, ड्रमट कॉलेज के बूथ पर उन्होंने मतदान किया। पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर उन्होंने वोटिंग की है। वोट डालने के बाद संजय सिंह गंगवार ने ये कहा है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। तो ये बड़ी खबर यहां पर, क्योंकि तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से भी वोटिंग की अपील यहां पर लोगों से की जा रही है। और ऐसे में ड्रमंड कॉलेज में बूथ नंबर 41 पर उन्होंने वोटिंग की, वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। किन मुद्दों पे होगा, पहला सवाल आपका यह है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के जन कल्याणकारी, डबल इंजन की सरकार के जन कल्याणकारी कामों के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, पूरे पीलीभीत की सभी सीटें पर निश्चित रूप से कमल खिलने जा रहा है। मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील करूंगा कि प्रत्येक मतदाता वोट डालने जरूर आए और अपने स्थानीय स्तर पर यहाँ डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने का काम करें। वहीं कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने निकाय चुनाव के लिए मतदान किया है। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने। जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं। सर, जो आप वोट डाल के आए हैं, क्या वोट डाल के आए हैं? वोट डाल के आए हैं। हमने शांतिपूर्ण मतदान शांतिपूर्वक मतदान होते हुए देखा है। जनता प्रसन्न स्वच्छंद रूप से मतदान कर रही है, ये प्रसन्नता की बात है। कानून और व्यवस्था नियंत्रण में है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, पुलिस चुस्त है और दुरुस्त है। जनता किस मुद्दे में वोट डालना चाहिए? हैं? जनता को विकास के मुद्दे पे वोट डालना चाहिए। ये सांसद पचौरी ने साफ तौर पर बताया कि जनता को वोट डालना चाहिए और विकास के मुद्दों को देख करके ही उनको वोट डालना चाहिए। कानपुर से रामजी शर्मा। वहीं मैनपुरी नगर पालिका अध्यक्ष पद की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी नेहा गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने आदेश दिया है। आपको बता दें, मतगणना की हर टेबल पर होगी वीडियोग्राफी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हर राउंड पर परिणाम प्रत्याशी को बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान सामने आया। आपको बता दें, 17 मई को होगी याचिका पर अगली सुनवाई, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर, मैनपुरी नगर पालिका अध्यक्ष पद की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी नेहा गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई की। मतगणना की हर टेबल पर नजर, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 17 मई को अब अगली सुनवाई होगी, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिएगा न्यूज़ वन इंडिया के साथ।